Now in this lecture we will see the another method of a method to enhance the efficiency of the gas turbine, that is intercooling. I think this thing we have already covered in case of the multi-stage compressor, क्योंकि जब मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर में हम यूज कर सेम थिंग मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर यहाँ भी यूज हो रहा है सेम एज इट इज वी आर डिड इन केस ऑफ द कॉम्प्रेसर चैप्टर. यहाँ भी मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर है उसी के वजह से ही मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर है, उसी के वजह से वी आर यूजिंग अ इंटरकूलर ओवर हियर. ओके, एंड सेम कंडीशन है कि सेम रीजन है कि व्हाई वी आर सेइंग कि हमारा परफॉर्मेंस बढ़ रहा है ड्यू टू इंटरकूलिंग एंड व्हाई हमारा परफॉर्मेंस बढ़ रहा है व्हाई ड्यू टू अ मल्टी स्टेजिंग. ओके, द सेम वे यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर यूज कर रहे हैं. C1 इज नथिंग बट द फर्स्ट स्टेज कॉम्प्रेसर, C2 इज नथिंग बट द सेकेंड स्टेज कॉम्प्रेसर. Okay, after that IC is nothing but the intercooler. After that CC is nothing but the combustion chamber, T for the turbine. Okay, SM stand for the starter motor and G stand for the generator. So this is the process through which we are supposed to understand a performance of the intercooler, and this is our TS diagram. This is our TS diagram for the intercooling. Okay, I will see how exactly first of all this system is working right now. So ये है हमारा starter motor. At the very initially starter motor is responsible to start this turbine because the C1, C2 and turbine and generator, this all the four things 1 2 3 4, all those four things are mounted on a same shaft. Okay, एक ही shaft पे चारों के चारों mount है. So इस साइकिल को इनिशिएट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टर मोटर यूज करना पड़ता है. स्टार्टर मोटर जैसे यूज करेंगे द इनिशियल साइकिल विल परफॉर्म बाय दैट स्टार्टर मोटर, एंड व्हेनेवर द पावर डेवलप्ड बाय टरबाइन इज वेल सफिशिएंट टू टेक ओवर अ लोड ऑफ बोथ compressor and the generator, that time the starter motor will leave the system and the own system, all the system will drive by their own only. Okay, so this is the thing, the working of the purpose of the starter motor over here. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टर मोटर सिस्टम को स्टार्ट कर दिया स्टार्टर मोटर ने. आफ्टर दैट वॉट एवर द एयर प्रेजेंट इनसाइड द एटमोस्फियर will supposed to be a start to compress under the first stage compressor, that is C1. okay, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर हमें 20 बार का एयर अगर हमें बनाना है, तो इफ वी आर डेवलप दैट 20 बार आउटपुट एयर इन 2 stages. ओके, तो फर्स्ट स्टेज में 5 बार बनाया और फर्दर उसको प्रेशराइज करके उसको 10 बार किया. सो इट विल गिव यू टू ऐड अ इंटरकूलिंग इन बिटवीन देम, क्योंकि अगर इंटरकूलिंग नहीं है तो डेफिनेटली डायरेक्टली 20 बार का अगर हम एयर बना रहे हैं, सो उसके वजह से क्या होगा कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन जो भी गैसेस है वो एक्सपांड होते हैं. जो भी गैसेस एक्सपांड क्यों होते हैं वो बताता हूँ मैं पहले. क्योंकि जब भी हम कंप्रेस करते हैं तब जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कौन सा भी फ्लूइड है, नॉट ओनली एयर, जो भी गैसेस रहेंगे, अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो जो भी गैसेस है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाता है. ड्यू टू दैट फ्रिक्शन दोज मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू डेवलप देयर हीट. ओके, ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन बिटवीन देम. ओके, अब जो हीट डेवलप होगा वो हीट की वजह से दैट गैस आर ट्राई टू एक्सपांड और ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट देयर कंप्रेशन. उसके वजह से उस गैसेस को, वैसे हीटेड गैसेस को कंप्रेस करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है. दैट एफर्ट डायरेक्टली कम ऑन द टरबाइन. ओके, सो हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली 20 बार पे हम गैस नहीं डेवलप करेंगे या 20 बार का प्रेशर पे हम एयर डेवलप नहीं करेंगे, हम उसको स्टेजेस में डेवलप करेंगे. जबकि स्टेजेस में हम डेवलप करते हैं दैट टाइम हम इन 2 स्टेज के बीच में इंटरकूलर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. Okay, so that's why we are doing a compression over here in stages, and in between these 2 stages we are introducing a intercooler. Okay, so due to that जो भी फर्स्ट स्टेज ने गैस कंप्रेस किया या एयर कंप्रेस किया है उसको हम इंटरकूलर में ठंडा करते हैं विदाउट अ लॉस ऑफ प्रेशर. दैट यू हैव टू नोटिस ओवर हियर कि जो भी हमारा हीट रिजेक्शन प्रोसेस रहेगा इनसाइड द इंटरकूलर, that will be take place at isobaric as per the isobaric process, that is constant pressure process. हीट रिजेक्शन प्रोसेस वो रहने वाला है हमारा. ओके, सो उसके वजह से क्या होगा कि स्टेज 1 में जो भी हमारा गैस 5 बार पे प्रेशराइज हुआ है दैट विल लीव अ
हीट बट मेंटेन अ प्रेशर अप टू 5 बार। और जबकि वो ठंडा हो चुका है 5 बार प्रेशर का गैस, वो सेकेंड स्टेज में जब जाएगा कॉम्प्रेस होने के लिए फर्दर टू 20 बार तक, दैट टाइम इट विल नॉट रेस्ट्रिक्ट देयर कॉम्प्रेशन प्रोसेस, बिकॉज उसको हमने फिर से एम्बिएंट टेम्परेचर पे ठंडा किया है। दैट इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो रहेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो रहेगा उस पर हमें उसने उसे ठंडा किया। सो उतना वो खुद के कॉम्प्रेशन के अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शन क्रिएट नहीं करेगा। सो जो सेकेंड स्टेज का कॉम्प्रेसर है उसको उतना वर्कलोड नहीं आने वाला है, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम एक ही कॉम्प्रेसर यूज करते, रैदर ऑफ टू स्टेज हम एक ही कॉम्प्रेसर यूज करते तो जितना होने वाला है। सो बिकॉज ऑफ दैट टरबाइन का जो है वर्क वो बच जाता है। वो कितना बचेगा वो मैं टीएस प्लॉट पे आपको दिखाऊंगा। ओके आपको ध्यान में आएगा कि हमारा कितना वर्क बच गया है ड्यू टू द मल्टी स्टेजिंग एंड द इंटरकूलिंग। जैसे कि हमें अभी रीजनरेशन के टाइम हमने देखा था कि हमारा कितना वर्क बेस्ट रिकवरी की वजह से डेवलप हुआ है और कितना हमें कम फेल लगा उसके वजह से। तो सिमिलरली इंटरकूलिंग एंड मल्टी स्टेजिंग देने की वजह से हमारा कितना वर्क बचा यहाँ वो आपको समझ में आएगा ऑन द टीएस डायग्राम। ओके सो प्रोसेस पहले समझ लेते हैं हम क्या हो रहा है यहाँ। जैसे कंप्रेसर 1 स्टार्ट होता है दैट टाइम एटमॉस्फेयर से जो भी एयर है इट विल स्टार्ट टू एंटर इनटू द कंप्रेसर 1 दैट इज फर्स्ट स्टेज कंप्रेसर। इट विल रेज द टेम्परेचर अप टू सर्टेन लिमिट, जो कि हमने यहाँ फॉर एग्जांपल 5 बार लिया है, सॉरी 10 बार लिया है। ओके 20 बार हमें आउटपुट चाहिए एट स्टेट 4, सो 10 बार यहाँ डेवलप हुआ है। सो यहाँ जो प्रेशर रहेगा फॉर एग्जांपल 10 बार रहे ऐसा हम बोलते हैं। और जो 10 बार का एयर है इट विल हैव सम अमाउंट ऑफ heat contained due to their molecular friction, okay, and that heat we are removing or absorbing through intercooler during the process 2 to 3, 1 to 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ और ड्यूरिंग 2 to 3 हमारा आइसोबारिक हीट रिजेक्शन होने वाला है। अब हीट रिजेक्शन के लिए क्या है, तो एक शेल है, इस शेल के अंदर से एक पाइपिंग थ्रू हमारा कंप्रेसर पास होने वाला है और इस शेल में हम ठंडा पानी डालने वाले हैं या कोल्ड फ्लूइड जो भी रहेगा, नॉट ओनली वाटर, कोई दूसरा भी कोल्ड फ्लूइड हो सकता है। कोल्ड फ्लूइड इन होगा और हॉट बन के वो बाहर आ जाएगा, हॉट फ्लूइड करके वो बाहर आएगा। ओके तो इस शेल में कोल्ड फ्लूइड जाएगा और गर्म होके वो बाहर आएगा, क्योंकि ये जो पाइप है कंप्रेसर का आउटलेट वो उस शेल किससे जा रहा है। सो एट द स्टेट 2 जो भी हॉट एयर है वो अपना जितना भी हीट है वो कोल्ड फ्लूइड के साथ शेयर करेगा ड्यू टू सरफेस कॉन्टैक्ट। ओके इट इज अ इनडायरेक्ट सरफेस कॉन्टैक्ट, डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रहता, सरफेस कॉन्टैक्ट रहेगा इस पाइप का फ्लूइड के साथ। ओके सो इसको हम बोलते हैं शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। शेल है और ट्यूब है, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर बोल सकते हैं हम इसको। सो इस शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज होगा कोल्ड फ्लूइड एंड हॉट फ्लूइड के साथ। ओके एंड हमारा जो भी एयर है ठंडा हो गया इंटरकूलर में, इंटरकूलर की वजह से दैट विल गाइडेड टू स्टेज 2 कंप्रेसर दैट इज C2 और C2 गाइडेड होने वाला है। आफ्टर दैट जो भी हमारा 10 बार, यहाँ भी हमारा 10 बार की प्रेशर रहने वाला है, दैट 10 बार गेट फर्दर बिल्ट अप टू 20 बार इन स्टेज 2 कंप्रेसर। अब ये जो स्टेज 2 कंप्रेसर है उसको फिर से इंटरकूलर लगाना नहीं है हमें, क्योंकि दैट हीट कैन बी यूजफुल फॉर हीट एडिशन प्रोसेस, बिकॉज उसको फिर से ठंडा नहीं करेंगे। अगर उसको फिर से ठंडा करके कंप्रेसर में कंबशन चेंबर में भेजेंगे तो उतना ज़्यादा फ्यूल हमें लगने वाला है। सो उसको ठंडा नहीं करना है, सिर्फ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के कंप्रेसर के बीच में हमें इंटरकूलर बिठाना है। आफ्टर स्टेज 2 जो भी 20 बार का प्रेशराइज एयर है that will contain some amount of heat that will directly guide it to the towards the combustion chamber. As soon as it reaches to the combustion chamber, fuel spray start हो जाएगा। fuel spray जैसे start होगा जब भी combustion के लिए favorable condition रहेगा that time it will start to ignite और जो भी pressure है high pressure wave will allow to expand inside the turbine. जैसे ही turbine में expand होगा turbine start to rotate and all the load of compress those two compressor and the generator will carried by the turbine and exhaust after the expansion will enter to the atmosphere. Okay so this is the process which we are doing, we are performing under the intercooling and the multi staging. अभी हम TS diagram देखते हैं, TS diagram में उसका benefit कैसे हो रहा है। Okay so this is the TS diagram for the intercooling and the multi staging used in case of the open cycle gas turbine. Okay so ये process 1 है, यहाँ process 1 है हमारा। प्रोसेस 1 to 2 ये क्या है हमारा आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन। क्या है हमारा आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन।
तो ये जो प्रोसेस है 1 to 2 इट विल ट्रैवल अ स्ट्रेट वर्टिकल। अभी यहाँ अगर आप फोकस करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल टीएस डायग्राम स्टार्ट करने से पहले जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ हमारे 3 डिफरेंट प्रेशर है। 3 डिफरेंट प्रेशर मीन्स 3 डिफरेंट वर्किंग प्रेशर है यहाँ, दैट इज P1 इक्वल टू P6। P1 इक्वल टू P6 मतलब ये P1 एंड ये P6, दैट इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये एक हमारा प्रेशर लाइन है। आफ्टर दैट हमारा सेकेंड प्रेशर लाइन है P2 एंड P3, मतलब P2 एंड P3 ये जो 2 स्टेट है P2 एंड P3, ये स्टेज 1 कंप्रेसर के बाद का जो प्रेशर है दैट इज 10 बार, वो प्रेशर लाइन है हमारा P2 एंड P3। एंड सेकेंड प्रेशर है दैट इज P4 एंड P5, दैट इज P4 एंड P5, ये प्रेशर है हमारा आफ्टर सेकेंड स्टेज कंप्रेशन जो कि कांस्टेंट है। ओके, सो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन एंड द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, दो प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ कांस्टेंट प्रेशर पे। एक हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ओके, सो वो आप देख सकते हो कि ये किस तरह से ट्रैवल कर रहा है। ऑन दैट बेसिस आप बोल सकते हो कि ये हीट एडिशन प्रोसेस है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। ओके, सो देखते हैं हम स्टेट 1 से स्टार्ट करके। स्टेट 1 स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट and when it travel towards the state 2 or in through a first stage compressor। so जो भी compressor है हमारा isentropic compressor है। so जो भी compression process होने वाला है वो isentropic compression होने वाला है। so because of that the line in between state 1 and state 2 will travel a straight vertical, okay, on the TS plot। so जबकि वो state vertical travel कर रहा है that will be indicating our entropy is constant। and कहाँ तक जाने वाला है वो, कौन से लाइन तक जाने वाला है स्टेट वर्टिकल, द लाइन ऑफ P2 एंड P3, जो भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है P2 एंड P3 का, दैट इज कांस्टेंट। ओके, दिस इज कांस्टेंट। सो जो भी हमारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है P2 एंड P3 वहां तक वो स्टेट वर्टिकल जाने वाला। अभी हम स्टेट 2 पे पहुंच गए, यहाँ स्टेट 2 पे हम पहुंच गए, वी आर रीच्ड एट द स्टेट 2। नाउ हमारा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है दैट इज इंटरकूलिंग। दो कंप्रेसर के बीच में हम इंटरकूलिंग कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा इंटरकूलिंग स्टेज स्टार्ट होने वाला है। और इंटरकूलिंग हमारा क्या है, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ओके, सो प्रोसेस 2 to 3 ये ट्रैवल करेगा अलोंग द लाइन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, बट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इट विल ट्रैवल दिस वे और दिस वे, इट विल अ हीट रिजेक्शन प्रोसेस। सो ये नीचे जाने वाला है, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये हीट एडिशन प्रोसेस नहीं है, क्या है, हीट rejection process। so 2 to 3 will go down। you can notice over here the temperature at 2 will be always greater than the temperature at 3। okay, so it will go down to state 3, so heat rejection at a constant pressure। so ये यहाँ तक आया। after that intercooler के बाद हमारा जो भी वर्किंग फ्लूइड है वो कंप्रेसर 2 में एंटर करता है। कंप्रेसर 2 अगेन इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। सो अगेन ये पॉइंट 3 से लेके स्टेट वर्टिकल पॉइंट 4 तक जाने वाला है, दैट इज स्टेट 3 से स्टेट 4 ये हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन रहने वाला है। ओके, इट विल ट्रैवल स्टेट वर्टिकल। जैसे ही वो पॉइंट 4 पे पहुंचता है दैट विल बी एंटरिंग इनटू द कंबशन चेंबर। अब ये पॉइंट 4 यहाँ है, वो कंबशन चेंबर में जाने वाला है। तो कंबशन प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। सो वो ये जो भी लाइन है 4 to 5 will travel along a constant pressure line। अब आगे ही जाएगा क्योंकि हीट एडिशन प्रोसेस से ऊपर ही जाने वाला, नीचे नहीं आने वाला, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, बिकॉज इट इज अ हीट एडिशन प्रोसेस। सो यू कैन नोटिस यहाँ कर सकते हो कि द टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 4 is always less than the temperature at the state 5। so because of that we can say it is a heat addition process क्योंकि टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। so it is a constant pressure heat addition process which is taken place inside the combustion chamber। अभी ये स्टेट 5 हो गया, स्टेट 5 पे हम पहुंच गए एट इस पॉइंट पे। now we will entering to the turbine and that turbine is nothing but the isentropic expansion। okay, so 5 to 6 will again travel a straight ahead downward direction। so 5 to 6 is a state point which we are supposed to move further towards the point 6 state vertical downward direction isentropically। okay, isentropic expansion। now again यहाँ जो भी लाइन मैंने थिक निकाला है that indicating that कि ड्यूरिंग दैट स्टेट ओनली हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है,
जो थीन लाइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि ड्यूरिंग दैट टाइम हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो एटमॉस्फेयर में चला गया है। ओके, सो दिस इज द इंडिकेशन जो थिक एंड थीन लाइन का यहाँ यूज किया है मैंने। आफ्टर दैट नाउ हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमारा कितना वर्क बचा, कितना हमारा जो भी है जो भी वर्क डन है वो हमारा कितना बचा, क्या जिसके वजह से हम इंटरकूलिंग यूज कर रहे हैं। सो वो अगर हमें निकालना है, सो इट इज नथिंग बट फॉर कि यहाँ हम समझो ये लाइन हमने आगे बढ़ा दिया और यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सो अब क्या हो रहा है कि कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 ये दो कंप्रेसर नहीं है, सीधा एक ही कंप्रेसर हमने यूज किया, सिंगल कंप्रेसर। ओके, एंड दैट सिंगल कंप्रेसर एयर कंप्रेस करेगा और क्या करेगा, सीधा कंबशन चेंबर को भेजने वाला है। सो ये जो हमारा स्टेट रहता था दैट विल बी एट दिस पॉइंट, एंड 1 से लेके डायरेक्टली वो कहा जाता था 4 पे। और ये जो समझो ये 4 है, ये हमारा 20 बार लाइन है, ये जो हमारा ये बीच वाला है वो 10 बार लाइन है, और ये जो है हमारा 1 बार लाइन है। ओके, तो हम क्या करते थे, हम किसी भी तरह का मल्टी स्टेजिंग नहीं यूज करते थे, हम डायरेक्टली 1 से लेके 20 बार पे सिंगल कंप्रेसर से जाते थे। तो ये जो इतना वर्क है, इतना जो मैंने हैच किया है, वो वर्क हमारा बच गया इसके वजह से। जो हमारा वेस्ट होता है जस्ट ओनली कॉम्प्रेशन, ये 1 to 4 प्रोसेस में, जो 1 to 4 प्रोसेस है ये कंप्रेसर के अंदर का प्रोसेस है। कंप्रेसर ने इतना वर्क ले लिया होता, ओके, जितना मैंने अभी हैच किया है उतना। और कंप्रेसर का वर्क ये है हमारा निगेटिव वर्क, जो कि टरबाइन से ही वो बोरो कर रहा है गैस को कंप्रेस करने के लिए। सो इतना वर्क हमारा बचा जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरकूलिंग एंड मल्टी स्टेजिंग इंट्रोड्यूस करने के वजह से। ओके, तो हमने क्या किया, हमने स्टेजेस में कंप्रेशन किया और इंटरकूलिंग इंट्रोड्यूस किया। सो पहले 10 बार पे हमने कंप्रेस किया, उसके बाद गैस को ठंडा किया और फिर से फर्दर 10 बार हमने उसको प्रेशराइज किया, हम 20 बार के लाइन पे पहुंच गए। उसके बाद हमने हीट एडिशन करके एक्सपांशन कर दिया। सो इतना जो हैच वर्क है वो हमारा कंप्रेसर ने कम कंज्यूम किया जस्ट बिकॉज ऑफ द मल्टी स्टेजिंग एंड द intercooling. So this is the advantage of our intercooler which we are using in case of the open cycle gas turbine. Okay, so